Hello students, welcome back to our class 7 EV. Today we are going to start chapter number 7, that is effect of population growth. Up till now we have studied in EV that what are the effects on environment. Now today we are going to study about effect of population growth. On first topic is effect of population growth on agriculture. आपने देखा है कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें इतना कंफर्ट, हमारी लाइफ को इतना कंफर्ट बना रही है कि हम लोग सब चीज़ों के आदी हो गए हैं. देन अब आपने देखा कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन रीज़न. पॉपुलेशन एक मेन रीज़न है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज पॉल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है. नाउ एडवांसमेंट, चिल्ड्रन यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर 53. वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. Advancement in science and technology has made our life more comfortable than ever before. आपने देखा है कि टेक्नोलॉजीज इतनी आगे जा चुकी है कि हमारे लाइफ इतनी कंफर्ट हो चुकी है. Now, ever growing industries and activities like deforestation have put a lot of pressure on our natural resources. और ये जो टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. To add to it, the exponential growth in population has worsened the situation. Let us study how population growth affects our overall life. और इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन ओवरऑल इंक्रीज होती जा रही है, इसकी वजह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. और it is estimated that the total population of the world was only 50 lakh in 8000 BC. आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हुआ है दैट इज 50 लाख, अप टू 50 लाख हो गया था पॉपुलेशन इन 8000 BC. इट वाज रीच्ड 100 करोड़ इन 1850 CE और 8000 BC से 1850 CE तक आपने देखा कि 15 लाख से 100 करोड़ तक पॉपुलेशन कैसे पहुंच गई. Children, you can see a table in your book on page number 53. It is showing that the population in crores and in the years from 1850 onwards, 1850 CE onwards, it is increasing from 100 crore to 700 crores. तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि इस टेबल से कि हमारी पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट कितना हुआ है. Now table 7.1 shows the estimated growth of the population. ये एक ग्रोथ बता रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती जा रही है. It may be seen that the population is increasing continuously and the rate of growth has also been increasing. और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उसकी रेट भी इंक्रीज होती चली जा रही है. फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ होने का. सबसे पहला इफेक्ट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड वी नीड फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो सबसे पहली चीज हमें रहने के लिए वी वांट हाउसिंग एंड फॉर हाउसिंग वी वांट द लैंड फॉर स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजन फॉर दैट इज इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फूड राइसेस. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फूड की डिमांड भी इंक्रीज होती चली जा रही है. बट द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज लिमिटेड. आपने देखा है कि जो लैंड है वो हमारी क्या है, लिमिटेड है. एंड इनफैक्ट द टोटल लैंड ऑन विच फार्मिंग इज प्रैक्टिस हैज बीन डिक्रीजिंग बिकॉज मोर लैंड इज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. आपने देखा कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए और वो जगह की क्या हो रही है, वो एक लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमारे पास वो स्पेस कम होती चली जा रही है और वो उस स्पेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लैंड लिमिटेड होती जा रही है. We need land space for offices, shops, schools, hospitals and roads as well. और हमें लैंड्स किस किस चीज़ों के लिए चाहिए, रोड्स के लिए चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स, पार्क्स एंड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस. नाउ सो द एग्रीकल्चर लैंड एंड द लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड कॉन्स्टेंटली. और आपने देखा होगा कि जो
खेती की ज़मीन होती है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो दिन पर दिन क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। किसकी वजह से? क्योंकि हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने पड़ रहे हैं, हाउसेस के, हॉस्पिटल्स के, पार्क्स के, और उसके अलावा स्कूल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। So, since the land is limited, to increase the yield of crops for growing population, a lot of fertilizers and pesticides are used. So, इस वजह से हमारे जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आफ्टर अ फ्यू टाइम, थोड़े समय के बाद वो क्या होता है, इट स्पॉइल्स द सॉइल, यानी उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, डायरेक्ट सॉइल पर, और सॉइल क्या होता है, सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, और फिर सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है। यानी थोड़े समय के लिए तो वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अच्छे होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट डज नॉट सर्वाइव। सो the fertilizers increase the yield for a few years but affect the fertility of the soil in the long run. Now the pesticides residues enter the various food chain and accumulates inside human bodies. This is called biomagnification. बच्चों, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ये जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ये एक तरीके से पेस्टिसाइड्स हमारे फूड चेन के द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, और उसकी वजह से हमारे क्या होता है, इट एक्यूमुलेट्स इन आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है, और उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। द एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हार्म्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हमारी जो डिसीजेस क्रिएट होती है, जो बीमारियां होती है, वो किसकी वजह से होती है, पेस्टिसाइड्स की वजह से, और ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी को हार्म करते हैं एंड इट कॉजेस हेल्थ डिसीजेस। मोर मिल्क, मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर नीडेड बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे मिल्क की, मीट की और एनिमल प्रोडक्ट्स की भी। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल लाइफ से मिल पाते हैं, और वो लाइफ भी क्या होती जा रही है, दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। देयरफॉर इंक्रीज्ड क्वांटिटीज ऑफ ड्राई फॉडर इज नीडेड इन डेयरी फार्म्स ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स फॉर फीडिंग एनिमल्स। More land is needed for producing the fodder for animals, thus again building pressure on the land. और इसकी वजह से हमारे लैंड पे जो प्रेशर गिर रहा है, जैसे कि एनिमल्स के लिए फॉडर वगैरह चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, अगर एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं होगी तो फॉडर कहाँ से मिल पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम फॉर दैट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑन हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी। Now the second point, the increase in population has increased the demand for energy tremendously. अब आपने देखा कि जो एनर्जी हमें मिल रही है, जैसे सोलर एनर्जी है, जो भी एनर्जीज हमें एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, वो एनर्जी का भी क्या हो रहा है, हम लोग पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमें लिमिटेड होती चली जा रही है। We use various forms of energy. Most of the things we use, ranging from safety pins to aeroplanes, are made in factories. जो भी हम एनर्जीज यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ एनर्जीज हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम छोटी पिन, सेफ्टी पिन से ले लो, सेफ्टी पिन से लेके एरोप्लेन्स तक, जो भी प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। A lot of energy like electricity or energy derived from fuels is used in these factories directly or indirectly. और ये जो energies हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें काम आ रही है, फैक्ट्रीज में भी काम आ रही है, उसके अलावा हमें एवरीडे लाइफ में भी काम आ रही है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड्स on mostly fossil fuels and to some extent on electricity. आपने देखा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारे पास है, एडवांस टेक्नोलॉजीज ने हमें इतनी इजीली, हम लोग दूर बैठे एक दूसरे से बातें, कम्युनिकेशन, जैसे कि एक दूसरे से बातें कर सकते हैं दूर बैठे, वैसे ही ट्रांसपोर्ट ने भी हमें बाय प्लेन वी कैन इजीली ट्रैवल इन अ फ्यू आवर्स टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ट्रांसपोर्ट ने भी हमें बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त करा रखी है, और कुछ जैसे बाय ट्रेन वी कैन ट्रेवल इजीली। सो दीज आर हेल्प इन अस इन
depending on the energy, that is electricity. Means of communication like satellites, television, radio, mobile phones, newspapers, telephones, internet, fax and postal services use electricity directly or indirectly. अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, these all are directly or indirectly depend on this electricity only. Now, with the progress in scientific and technological field, new factories, vehicles and gadgets are coming up each day. आपने देखा होगा कि every day कुछ नया एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आता है, जैसे कि अभी आप फ़ोन में ही देख लो, नए नए फ़ोन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के एक दो दिन में we can see somewhat changes in the technologies, so we can see in that phone. We need more energy to run on all of these. और इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. एनर्जी के बिना हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, nowadays computers are used about almost everywhere, like at homes, school, colleges, offices, shops and factories. आपने देखा कि हम लोग कंप्यूटर के द्वारा आजकल आपकी ई क्लासेस भी चल रही है, आप लोग स्कूल्स, कॉलेजेस में सब में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, शॉप्स में, ऑफिसेस में. तो ये सारे so we spend huge time amount of energy in manufacturing and using all of these computers. तो इन कंप्यूटर्स को बनाने में भी हमें क्या लगी है? एनर्जी लगी है. सो एनर्जी इज मोस्ट एफिशिएंट सोर्स. इलेक्ट्रिसिटी इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट. एट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक मेन सोर्स है हमारे. इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? या तो थर्मल पावर प्लांट से और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से. थर्मल पावर प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फॉसिल फ्यूल्स, whereas हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस रन ऑन वाटर. आपको पता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर किस पे चलता है? इट रन्स ऑन वाटर. और थर्मल पावर प्लांट किस पे? दैट इज डिपेंड्स ऑन वेरियस फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम एंड ऑल. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक सनलाइट एंड विंड. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी, नाउअडेज सोलर पैनल्स एंड ऑल यू कैन सी. सो सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट. ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज कोल एंड पेट्रोल. और आज की जो डिमांड है एनर्जी की, जो डिमांड है, उस डिमांड की वजह से जैसे कि एक प्रेशर हो रहा है फॉसिल फ्यूल पर, जैसे कोल और पेट्रोलियम एंड ऑल एंड अदर रिसोर्सेज लाइक वाटर बॉडीज. और वाटर बॉडीज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है. फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर इन लिमिटेड अमाउंट. आपने देखा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी. आपने देखा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा समय लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है क्या करने में? एनर्जी बनने में. बट इन कीपिंग इन माइंड द पेस एट विच these sources are being used, it is estimated that in future there would be no availability of fossil fuels, maybe after 150 years or so. So ये fossil fuels takes millions of years. आपको पता है बहुत सालों, millions years में जाकर बन पाते हैं ये as a type of energy. और ये धीरे धीरे जैसे कि लगभग 150 years तक ऐसे लग रहा है कि ये fossil fuels क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. Now, effect of on harnessing और एनर्जी, इस टॉपिक से दैट इज कि हमें जो भी एनर्जी मिल रही है, जो भी हम किसी भी चीज़ में यूटिलाइज कर रहे हैं, देखो कंप्यूटर हो, चाहे टेलीविजन हो या कम्युनिकेशन हो या चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज अ टाइप ऑफ एनर्जी. सो द सेकेंड टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड हियर. नाउ द थर्ड टॉपिक इज इफेक्ट ऑन housing and industrial development. As the population increases, we need more houses. This has put pressure on land for housing. आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी है कि they have to construct houses for living. So this pressure has also given on the land. Land पे एक तरह से प्रेशर हो रहा है. Most and more people are residing in urban clusters than in villages. Forests are being cleared and
farmlands are being sold as plots for houses and apartments. आपने देखा होगा कि more and more people are surviving in, that is villages, more and more people are residing in urban areas. urban areas में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग रह रहे हैं, तो उनकी क्या डिमांड होती है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, और देन दे नीड हाउसेस फॉर लिविंग. तो हाउसेस के लिए जो स्पेस है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ने क्या कर रखा है? उसको क्या कर रखा है? उसको इट हैज़ गिवन अस, दैट इज forests are being cleared and farmlands are being sold as a plots for houses and apartments. आपने देखा होगा बहुत सारे प्लॉट्स वगैरह सोल्ड होते हैं, तो वो कौन सी लैंड होती है? वो एक एग्रीकल्चरल लैंड होती है. दे आर कटिंग इट फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस. So we already know that with the increasing population, demand for various products has also increased. So in this way, the demand for houses is increasing. This has led to the increase in the number of industries and pressure is building up constantly on natural resources. और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, लैंड, वाटर, इन पे एक इफेक्ट पड़ रहा है. एंड फैक्ट्रीज एड अ लॉट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. स्टेप्स टू सेव आवर प्लैनेट. नाउ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस in our second lecture. Okay children, so have a nice day.